नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। तो बात आज खेल के मैदान की नहीं बल्कि राजनीतिक मैदान की, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजय मंत्र दिया है उससे विपक्ष में खलबली है। हालांकि 3 राज्यों में हार से मायूस कांग्रेस भी अपने सारे पत्ते समेट रही है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद कांग्रेस लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रही है। कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की मीटिंग से जितने जवाब नहीं मिलते उससे कहीं अधिक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आज प्रश्न बीजेपी से करेंगे और कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष से भी करेंगे। हम बीजेपी से पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र के दम पर 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकेगी या फिर इतिहास बनाने से कहीं आप चूक ना जाएं। आखिर वो आपका कौन सा बीजेपी का प्लान है जिसके दम पर बीजेपी ताल ठोक रही है? तो कांग्रेस के पास वो कौन सा अचूक हथियार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के रथ को रोक सके? कैसे 2024 के लिए कांग्रेस ने तैयारी की है? क्या है वो इनसाइड स्टोरी? आज सबसे पहले होगी इन्हीं मुद्दों पर बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 24 का चौसर 23 में ही बिछाया जा रहा है। 24 का चुनावी चक्रव्यूह नए साल से पहले ही बीजेपी तैयार कर रही है, जिसकी नींव पीएम मोदी के विजय मंत्र पर टिकी है। केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान पेश किया। पीएम मोदी ने 50+ का मंत्र दिया, यानी बीजेपी की बैठक में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम ने 2024 लोकसभा जीत के लिए मिशन मोड में काम करने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि विपक्ष के प्रचार का तथ्यों से जवाब दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को इस 4 वर्गीकरण में बांट करके देखो और जो भी हम कर सकते हैं उनके दरवाजे खड़े होकर के करेंगे। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये देश को इतना विश्वास दे दिया है, जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों को विस्मृत, आश्चर्यचकित कर दिया है। लेकिन वो मोदी जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी पे अब लोगों को विश्वास। हालांकि पीएम मोदी के 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का प्लान विपक्ष को चुप गया है। 50% वोट की बात कही है कि अब की बार 50% पार कर जाएंगे मोदी जी। बोलने वाला तो 1000 कर दे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में 22 और 23 दिसंबर को 2 दिनों की बैठक बुलाई। इसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हुए। इस मीटिंग की अध्यक्षता की कमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद संभाली। जेपी नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष रहते और पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 में भी कमल खिलाने की पटकथा लिखी जा रही है। 50%, 51% वोट बीजेपी को पिछली बार उत्तर प्रदेश में मिला भी, बहुत सारी स्टेट्स में, दिल्ली के अंदर भी। तो किसी भी पार्टी का लक्ष्य यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पॉलिसीज को, अपने लाभार्थियों तक पहुंच पाए, देश को बदलने में उनका सहयोग मांगे और वो अपना सहयोग दें। बीजेपी की बैठक के दूसरे दिन चुनावी रणनीति के चाणक्य अमित शाह के मंत्र बीजेपी के लिए बूटी की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी ने ऐसी 160 सीटें चिन्हित की हैं जो कमजोर सीटों की कैटेगरी में आती हैं या जहां पार्टी को पिछले चुनाव में हार मिली थी। इन सीटों पर पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि 400 के पार इस बार। तो एक सवाल उन्होंने पूछा जनता से कि कैसे इनको 400 पार मिलेगा। तो जनता से अचानक आवाज आई, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। देखिए, अभी चुनाव दूर है। चुनाव के पहले ने कैसे पता लग जाता है कौन इन्हें पर्ची पकड़ाता है या ये कोई पर्ची चुनाव आयोग को पकड़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम।
अब जनता देखे इस बात को। देखिए, ये तो हर पार्टी को और हर किसी पार्टी के अध्यक्ष को, हर किसी पार्टी के नेता को और हर किसी पार्टी के सभी नेताओं को अधिकार है वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएं। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, विपक्ष चुपचाप है। 3 राज्यों में करारी हार के बावजूद कांग्रेस लगातार 2024 पर काम कर रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की पहली बैठक हुई। गठबंधन कमेटी की बैठक में सीटों को लेकर मंथन हुआ। इसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए एक बार फिर देश में माहौल बनाने की तैयारी है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, इस लोकतंत्र के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। करें क्या? जब आप सदन से बलपूर्वक निकाल दें और उसके बाद जब हम प्रयास करें अपनी बात रखने का, काले कानूनों का विरोध करने का, तो उस समय आप विपक्ष विहीन संसद कर दें। तो अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता की अदालत में अपनी बात रखें। प्लान चौतरफा बन रहे हैं, लेकिन असली जंग जमीन पर लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर होती है। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नेता मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राजीव रंजन जी, अजय कुमार जी, आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। 2 प्रश्न। पहला तो ये कि 2014-19 की तरह क्या 24 में भी नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है? और दूसरा एक प्रश्न, अगर सीट 2024 में कुछ अंदाजा है कि आप कितनी जीत रहे हैं? अगर आप बता दें तो फिर हम अगला प्रश्न पूछें, या अगर ना बताना चाहें तो मैं साथ में आपसे पूछ लूं जो पूछना चाह रहा हूं। क्या पसंद करेंगे आप, प्रेम जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लक्ष्य निर्धारित करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी तो जी लक्ष्य बताइए। में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 272 प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया था, नहीं 24, बहुत सारे प्रेम जी नेताओं ने मजाक उड़ाया था, बहुत सारे नेताओं ने मजाक उड़ाया था। नहीं, वही उसी पर आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं। नहीं, अगर एक नंबर आप बता दें तो फिर आपको पूरा समय दूंगा, क्योंकि रोकेंगे नहीं हम आपको, फिर पूरी बात कीजिएगा। अगर नंबर बता दें तो मैं साथ में अगला प्रश्न पूछ लूं। नहीं, हम जो है 350 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 सीटों का लक्ष्य जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए है। ठीक है, तो अब इससे बस यही हम सुनना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया। देखिए, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में आपने हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पे जिता के ले गए, कोई शंका नहीं है। लेकिन दक्षिण, प्रेम जी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, जी, क्या इन 4 राज्यों की बिना 350 आपके अकेले और 400 आपके सहयोगियों के साथ संभव है? नहीं, बिना करने का कोई कारण ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो है कर्नाटक में, पिछली बार आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार बनी थी। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 25 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई थी। जी। दक्षिण का एक बड़ा राज्य जो है हम पाए थे। उसी तरह से एक विधानसभा सीट हमारी जो है तेलंगाना में थी, लेकिन लोकसभा में 4 सीटें जीतने में हमको कामयाबी मिली थी। हम इस बार तमिलनाडु में भी हमारा खाता खुलेगा और संख्या बढ़ेगी। हम केरल में भी खाता खुलेगा हमारा। पुदुचेरी में आपको पता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना में इस बार जब 1 सीट हमारी विधानसभा में थी तो 4 सीट लोकसभा में थी। इस बार हमारा आंकड़ा 2.5 के पार होगा। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं, आपको ध्यान होगा 2014 के पहले कोई मानता ही नहीं था कि पश्चिम बंगाल में हम जो है खाता भी खोल पाएंगे, और 2019 में जब 18 सीटें पश्चिम बंगाल ने दी तो कौन कोई मानने के लिए तैयार था? कोई सिपोलॉजिस्ट इस बात को स्वीकार नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी। और इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा, साथ में राष्ट्रीय लोकदल और रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने जब समझौता कर लिया था अमेठी रायबरेली के लिए, तब कौन मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 80 में से 64 सीटें जीतने में सफलता मिलेगी? न किसी पोल सर्वे में था, न एग्जिट पोल में था, लेकिन जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी थी। जनता के दिल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, इसलिए जनता ने प्रचंड जनादेश दिया था। ठीक है प्रेम जी। सुरेंद्र जी,
सुरेंद्र जी, हम बात तो 24 की कर रहे हैं, लेकिन इन 3 परिणामों के साथ जोड़कर देखिए, मध्य प्रदेश में 18 वर्ष का बीजेपी का शासन था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जबरदस्त काम किया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। राजस्थान में स्वास्थ्य योजना ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत को क्लियर कट जीत दिला देगी। सुरेंद्र जी, कहाँ कमी रह गई? पहले तो आप ये बताइए कि ये कांग्रेस के साथ होता क्या है, क्यों? और प्रश्न अब 24 का ये है सर कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़ और असम को भी जोड़ लीजिए। इन राज्यों में तो लगभग आपका लगभग नहीं, सुपड़ा ही साफ है। तो यहां आप रिवाइव कैसे करेंगे सर? दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं सईद भाई। आप जैसे एक प्रख्यात प्रस्तोता से हमें उम्मीद नहीं है कि आप प्रतिपक्ष को ये कह दें कि सुपड़ा साफ है। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो, 19 के आंकड़े बता रहे हैं, डाले जाएंगे। एक मिनट सर, सुनिए। हमने तो 19 के आंकड़े बताए हैं सर। कहते हैं ना कि मैंने प्रेम जी से भी देखी, प्रेम जी को बताया जहां वो 0 थे, उनको उनके राज्य भी गिनवाए उनको। जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, प्लीज। सईद भाई जी, हाँ सईद भाई, तो वही कहते हैं कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। 24 का चुनाव 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग होने वाला है। 2014 में और 2019 में चुनाव नरेंद्र मोदी जी के प्रचंड ताप के साथ हुआ था। 2014 का चुनाव सुबह के 9 बजे नरेंद्र मोदी जी उगते हुए सूरज थे। 2019 में नरेंद्र मोदी जी 2 बजे के सूरज थे, दिन के तपते हुए। 2024 में नरेंद्र मोदी जी अस्तांचल के सूर्य हैं। अब इसका मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने 3 राज्यों में हमारी हार को ऐसा कर दिया कि जैसे हम देश हार गए। जब हम कर्नाटक जीते थे, जब हम हिमाचल जीते थे, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी कि साहब हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। तो क्या हम इस बात को क्लेम नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश हम हारे हैं, छत्तीसगढ़ हम हारे हैं, राजस्थान हम हारे, तेलंगाना हम जीते हैं, तो हमारा कहीं वोट परसेंटेज कम हुआ है क्या? नहीं हुआ है हमारा वोट परसेंटेज कम। हम इस पर नहीं आना चाहते कि भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, हमें 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। इन सब बातों का कोई महत्व नहीं, लेकिन किसी भी राज्य में वोट परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ है। 0.5% के आसपास एक जगह पे कम हुआ, वो ठीक है, अपनी जगह पर हम उसको बढ़ा लेंगे। अब यहां पर मुद्दे हैं, आप एक चीज को बहुत स्पष्ट जानिए। कर्नाटक में पिछली बार हमने जनता दल एस से समझौता किया था, हमारा सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार जनता दल एस से समझौता एनडीए ने किया है, भाजपा ने, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत साफ सी बात है। पिछली बार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, हम लोकसभा हार गए थे। इस बार इनकी सरकार बनी है मोहन यादव जी की, ये लोग पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। पिछली बार राजस्थान में हमारी गहलोत साहब की सरकार बनी थी, 2019 का इलेक्शन हम पूरा 25 की 25 सीट हार गए थे। इस बार भाजपा 25 की 25 सीट हार जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होगा। देखिए, एक चीज होती है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, पोल प्रॉमिसेस करते हैं। 450 रुपए का सिलेंडर उत्तर प्रदेश भी मांग रहा है, 450 का सिलेंडर मध्य प्रदेश भी मांग रहा है। हमने तो राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दिया भी, और हम कर्नाटक में भी देने जा रहे हैं, हिमाचल में भी हम अपनी पोल प्रॉमिसेस पूरे कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब पोल प्रॉमिसेस पूरी करने की बात आती है तो पता चलता है कि 2014 में जो कर्ज हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ का था, आज की डेट में 205 लाख करोड़ का हो गया। और आईएमएफ अब चेता रहा है कि भाई आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 375 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आपके ऊपर, यानी आपके पास कुल 170 लाख करोड़ रुपए बचे हुए हैं। आप इस समय इस चीज को देखिए, बेरोजगारी की दर उच्चतम सीमा पर है, महंगाई की दर उच्चतम सीमा पर है। चीन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था आपके सामने है, वो लटाइल है। आज कश्मीर में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, उनकी शहादत जवाब मांग रही है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के नाम पर ये 2019 में चुनाव जीत करके आए थे कि घाटी में उनको दोबारा से विस्थापित करेंगे, आज की डेट में घाटी में एक भी कश्मीरी पंडित गया नहीं है। तो यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जहां पर भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं फेल्योरिटी है। दूसरी तरफ ये लोग विषयांतर करने में माहिर हैं। अब की बार हम 50% लाएंगे, अरे भाई 1000% ले आए, हम कहां रोक रहे हैं? परसेंटेज तो जनता को देनी है। इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया का गठबंधन आज की डेट में जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है।
मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने जा रहा है। हम मुद्दों पर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विषयांतर पर बात नहीं करेंगे। देश में लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। 146 सांसदों को शहीद भाई निकाल दिया गया। सर समाप्त कीजिए ना, आगे भी चलेंगे जी। लोकतंत्र की आगे सुरेंद्र जी समाप्त कीजिए, ले लीजिए 10-12 सेकंड और सर हम चुप हो जाते हैं, आप तो बड़े भाई हैं। अरे नहीं जी, मैं आखिरी के 10 सेकंड ले लेता हूं। प्लीज। मैं आपसे बताऊं कि जिस तरीके से लोकतंत्र की सांस पर भारतीय जनता पार्टी ने पैर रखा है, उसके खिलाफ पूरा जनमत तैयार हो रहा है। गांव से लेकर के गांव पांव से लेकर नगर डगर तक हर आदमी ये पूछ रहा है कि आखिर भाई ये लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी, संविधान की हत्या क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब मोदी जी को देना होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन जो तर्क आपने दिए ना कि पिछली बार हमारी विधानसभा में सरकार थी, हम पूरा का पूरा बीजेपी ले गई थी मध्य प्रदेश में, हम हार गए थे 28 सीटें, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, ये कुछ समझ में तर्क नहीं आता है। और दूसरी बात यह कि देखिए जो जीता वही सिकंदर। आप कुछ भी करें, 3 राज्य आपके हाथ से बहुत महत्वपूर्ण निकले हैं सर। हम आगे आएंगे, राजीव जी और अजय जी से एक रिएक्शन ले लें, फिर आपके पास आते हैं सर सुरेंद्र जी। राजीव रंजन जी, बिहार काफी महत्वपूर्ण है, 40 सीटें। आपको लगता है कि अब महागठबंधन आप सब मिलकर, या इंडिया अलायंस कह लें इस बार, आप सब मिलकर वो 17 सीटें बीजेपी से जीत पाएंगे? और उसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल में राजीव जी आपको लगता है कि जहां आप बीजेपी को रोक सकते हैं, आप लोगों की स्थिति मजबूत है, वहां क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं घटक दलों में कोई असमंजस का भाव नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। और जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी 39 सीटें एनडीए के पास थीं पिछले लोकसभा चुनाव में, उनके पास 2 अंकों में पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। और वो 0 से लेकर 9 के बीच में चाहे जितनी भी वो मेहनत कर ले, नतीजे 2 अंकों तक उन्हें नहीं पहुंचने देंगे। अब देखिए, कमोबेश वो पश्चिम बंगाल में भी अगर लोकसभा के नतीजे देखें, उसके बाद विधानसभा और विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव, उनके वोटों का प्रतिशत लगातार गिरा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और मुझे विश्वास है जिस तरह से ममता जी ने गरीबों के बीच काम किया है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के डिवाइसिव एजेंडे के खिलाफ एक मुखर आवाज की वजह से बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी। महाराष्ट्र पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर लेकर आने वाला है। झारखंड में इंडिया अलायंस की हैसियत काफी बड़ी होने जा रही है। अब जिन राज्यों की चर्चा आपने की, देखिए देश के चुनाव में 3 राज्य अगर उन्होंने जीते तो 2 राज्य वो हारे भी। अब एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि ये केवल 3 राज्यों के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, पूरे देश के होने वाले हैं। और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हेमंत सोरेन और ममता जी तो वहां है ही है। एक ऐसी ताकत है हमारी, उनके मुकाबले इनके पास उड़ीसा और असम 2 राज्य हैं। असम को अगर हम देखें भी, त्रिपुरा और असम इनके पास है। त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट में आप देख लें, असम को नॉर्थ ईस्ट में देख लें या ईस्टर्न इंडिया में देख लें, कमोबेश इनकी स्थिति। और अब मैं नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हूं, मिजोरम की इनकी हार कहीं ना कहीं मणिपुर का जो साइड इफेक्ट है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप जो केंद्रीय भारत की तस्वीर है, जिसको हम देखकर कहते हैं कि इन 3 राज्यों की बात, तो ठीक है, उसको काफी अपने तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि इतिहास फिर दोहराएगा। जो परिस्थितियां थी, इस बार ये मुकाबला कांग्रेस के साथ इंडिया की ताकत होगी। इंडिया का जोरदार आक्रमण होगा भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों के खिलाफ, जनता से किए गए वायदों को पूरा नहीं करने के सवाल पर। और जहां कैंपेन में
नीतीश कुमार जी होंगे, जहां कैंपेन में उनके लिए ममता जी जाएंगी, वो तमाम राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के साथ साथ इंडिया के तमाम बड़े नेता और जो कार्यकर्ता समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं और अन्य दलों के कार्यकर्ता, जो वोटों का प्रतिशत अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 19 को 20 बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वो करेंगे। इसलिए पहले से ज्यादा जोरदार आक्रमण इन 3 राज्यों में भी हम कर पाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, मैं केवल आपका 30 हाँ, सेकंड ले रहा हूं। हाँ, बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, हम लोगों ने मन बना लिया है, आपकी कॉरपोरेट परस्त नीतियों का जो सच है, दुनिया के हंगर इंडेक्स का सवाल हो, बेरोजगारी के आंकड़े हो, आप दुनिया में पहले 100 नंबर पर भी नहीं है। और ये हालात तब है जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप उस समय 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था तक अगले कार्यकाल में पहुंचने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन जहां 1% लोगों के पास देश की आमदनी का 40% सिमटा हुआ हो और बॉटम 50% के पास केवल 3% राष्ट्रीय आमदनी का, देश की आमदनी का केवल 3% उनके पास है, जिसकी वजह से ही पर कैपिटा इनकम का जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें हिंदुस्तान पहले 100 नंबर में भी नहीं है। तो ये ऐसे सवाल हैं कि हम इस इकोनॉमी को सत्ता में आएंगे कैसे, कॉरपोरेट हाउसेस के साथ संतुलन साधते हुए जनता के अनुकूल बनाना है। हम उपचार भी बताएंगे और रोग का निवारण कैसे हो, केवल कॉरपोरेट घरानों की मित्रता के बल पर देश को चलाकर इस अर्थव्यवस्था के जो राजीव जी रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। 2 दिन की 2024 को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। चुनावी रणनीति पर 2 दिनों तक ये बैठक चली है और 2024 कैसे जीता जाए, जिन राज्यों में हम कमजोर हैं वहां कैसे और मजबूत हुआ जाए, जहां मजबूत हैं उनको इंटैक्ट कैसे किया जाए। तो बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे और आखिरी दिन यानी कि आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन वहां पर हुआ है। और ये महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनावों को लेकर जो हो रही थी वो समाप्त हो गई है। और इस बैठक पर प्रेम शुक्ला जी, हम आपसे प्रश्न अवश्य पूछेंगे, लेकिन अजय जी का नंबर है। उम्मीद है राजीव जी आपकी बात पूरी हो गई होगी, अगली बार आते हैं फिर आप अपनी बात रखिएगा सर। जी बिल्कुल। लेकिन आपने जो उल्लेख किया उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर राजीव जी देखिए असम में जो जहां सबसे ज्यादा सीट हैं 14, वहां पर भी बीजेपी काफी आगे है और जो दूसरे राज्य वहां तो कम सीटें हैं। तो ये अब आप लोगों को इंडिया गठबंधन को देखना होगा कैसे रोका जाए। अजय जी आपको लगता है कि इस बार एनडीए और इंडिया दोनों हैं, और ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र राजपूत जी ने कही थी, वोट परसेंटेज, कांग्रेस हारी जरूर है लेकिन वो वोट परसेंटेज उसके पास अभी भी है। आपको लगता है कि अगर ये लोग लड़े झगड़े ना तो आपके लिए मुश्किल, एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है? नहीं, जैसा आपने एक तथ्यात्मक सवाल मुझसे पूछा है तो बिना इधर उधर के मैं तथ्यात्मक जवाब ही देना चाहूंगा आपको फिलहाल इस एपिसोड में। बाकी आप कहेंगे तो और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जो देश का रिकॉर्ड है, जो 400 प्लस की बातें की जा रही हैं, तो ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ माननीय राजीव गांधी जी के रिजीम में, जब उनको 403 सीटें मिली। तो वोट परसेंटेज इसके लिए क्या लेना पड़ा था उस समय कांग्रेस पार्टी को, या किस वोट परसेंटेज पे ये सीटें मिली? 46.4% वोट लाकर कांग्रेस ने 403 सीटें हासिल की थी। आज हम 400 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं। मैं कोट करना चाहूंगा कि हमारा गठबंधन 405 सीटें लाएगा आज के अर्थमेटिक्स परसेंटेज के आधार पर। अब हमारा वोट शेयर क्या था 2019 में? 37.3% बीजेपी का अकेले, और हमें सीट क्या मिली? 303। तो हमें जो सीट चाहिए वो 100, और जो वोट परसेंट इंक्रीज चाहिए वो बमुश्किल 6% का वोट चाहिए अगर बीजेपी अकेले बात करती है। हमारा कंबाइंड वोट शेयर क्या था 2019 में? 45%, 45 या 46 के आसपास, 47 टचिंग था। तो
हमारे लिए ये बैटल कितना कठिन रह जाता है, आंकड़ों की नजर से अगर हम बात करें जी। तो इस बार जो आज की बैठक हुई उसमें हमने 50% वोट शेयर की बात की है कि अगर हम कंबाइंड 50% वोट शेयर ले आते हैं तो हम इस फिगर पे पहुंच जाते हैं। अब बताइए इस अर्थमेटिक, जैसा तथ्यात्मक सवाल आपने पूछा था, हिस्टोरिकल उदाहरण देकर के मैंने समझाने की कोशिश की है इसमें कहां कमी है, हम कौन सी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस अपने 19% वोट को इंक्रीज कर लेगी और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद इस बार पा लेगी। पिछली बार तो उससे भी गायब रहे हैं। तो मिनिमम संख्या जो सीटों की होती है, ऐसा क्या हो गया, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया 3 राज्यों को जीतने के बाद? उत्तर पूर्व की आपने चर्चा की, कांग्रेस वहां पे आप आश्चर्य करेंगे एलजेपी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन गई। एलजेपी का वोट परसेंट कांग्रेस के वोट परसेंट से ज्यादा है, जेडीयू तो कहीं है ही नहीं। तो उत्तर पूर्व में न सिर्फ भाजपा ने अपना विस्तार किया है बल्कि उसके सहयोगी संगठनों ने और सहयोगी दलों ने भी विस्तार किया है। भारत जोड़ो यात्रा होती है उत्तर पूर्व से कांग्रेस साफ, अरे एक तेलंगाना मिल गया, नहीं तो आर्काइव में पहुंच गए होते आप। जो हाल वाम दलों का हुआ है, तेलंगाना ने थोड़ी सी सांस आईसीयू में जिंदा रख रखी है, उसको बचाने की चेष्टा करें। अंत में एक सवाल है, आज है तारीख 23, पिछली घोषणा के हिसाब से 31 दिसंबर तक स्टार कैंपेनर की लिस्ट आउट होनी चाहिए थी। बता दें दोनों माननीय नीतीश जी कहां कहां प्रचार करने जा रहे हैं इस बार, स्वास्थ्य क्या है उनका, यादाश्त का क्या हाल है। भाई सुरेंद्र जी बता दें राहुल गांधी कहां कहां प्रचार करने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी, और साथ में कौन कौन। 3 राज्यों में तो अपने किसी घटक दल के किसी भी नेता को आपने स्टार प्रचारक बनाया नहीं। तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाएंगे इस 7 दिनों में सारे सीट्स पे देश में इनके कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, इनके स्टार प्रचारक डिक्लेयर हो जाएंगे, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो आ जाएगा। समाप्त कीजिए प्लीज। हाँ अजय जी, जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? खत्म हो गया सर? नहीं मैंने तथ्यात्मक सवाल पूछा, मैंने ये ठीक है। और ये जो एक सवाल अगर आप दे दें 2 सेकंड, राजीव रंजन जी ने बड़ा कॉर्पोरेट बात किया है, बिहार से आते हैं, हमारे गृह प्रदेश से। अभी आरा में लाठी चार्ज है, जनता को खेतों में दौड़ा कर पीटा जा रहा है। 2 घंटे पहले महाराजगंज में बंदूक दिखाकर 20 लाख रुपए रोक लिए गए। ये कॉर्पोरेट कल्चर आप लाएंगे? यही जनता को आप संदेश दे रहे हैं? ठीक है जी। इसी पल पे आप चले हैं 2024 के मोदी के अभिजीत अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोकने का दावा करते हैं। अजय जी बहुत धन्यवाद। एक बात तो देखिए, 2 बात हम आपसे कहना चाहेंगे अजय जी। यहाँ पर आपने एक तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है, जो नंबरों की, जो परसेंटेज की बात सुरेंद्र जी ने शुरू की थी, और वो काफी महत्वपूर्ण बात थी सुरेंद्र जी की, और उस पर आपने वाकई बहुत ही तथ्यात्मक और बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने एक हमें अलग आउटलुक दिया है उस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन आपने व्यंग्य भी खूब किया कांग्रेस पर, इंडिया गठबंधन पर। तो आज हम वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाह रहे हैं सर, आपने दूसरे मुद्दे पे उठा दिया। खैर कोई बात नहीं। सुरेंद्र जी आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि नियमानुसार प्रेम जी की बारी है, तो आपसे निवेदन ये है सर कि आप अपनी बारी आने पर उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे लीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, बेहद महत्वपूर्ण बात अजय जी ने जो कही है, वो अगर उसे हम मान लें, और 405 सीटें भी उन्होंने गणित हिसाब लगा के बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा मान ले तो इंडिया का परसेंटेज तो फिर भी आपसे ऊपर हो जाएगा ना सर। तो कहीं अगर मान लीजिए वाकई एकता हो गई, राजीव रंजन जी, सुरेंद्र राजपूत जी और विभिन्न इनके इंडिया के घटक दल हैं, वो एक हो गए, शीट शेयरिंग पर भी बात बन गई, स्टार प्रचारक भी बन गए, 30 तारीख तक सीट शेयरिंग हो जाएगी, 31 जनवरी तक कैंपेन पूरा मिलजुल कर शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कोई मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? और क्या यही सोचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रेम जी, 50% वोट शेयर की बात कर दी है? क्योंकि क्या उन्हें एहसास होने लगा है मोदी जी को कि वोट शेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है? देखिए, पिछले चुनाव में भी आपको ध्यान होगा, 2019 के चुनाव में 225 ऐसी सीटें थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिला था और उन्होंने चुनाव जीता था। अब हम लक्ष्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले
300 सीटों पर लक्ष्य स्थापित करे और 50% से अधिक वोट प्राप्त करे। यही बात जो है उत्तर प्रदेश के लिए और बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो मत प्रतिशत है 50% से ज्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो है सामर्थ्य हमारे कैडर के पास है, हमारे नेतृत्व के पास है, उसी आधार पर किया जा रहा है। एक मुद्दा उठाया था श्रीमान सुरेंद्र राजपूत जी ने कि भारत में जो आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि भारत का जो है वो डेट जीडीपी रेशियो डेट बहुत बढ़ रहा है, तो उसको भी आप जान लीजिए। पिछले वर्ष जो है डेट जीडीपी रेशियो में 89% था, इस बार वो घटकर 81% हो गया है। और इस बार अमेरिका का भी डेट जीडीपी रेशियो लगभग 82% है और चाइना का 279% जो है वो डेट जीडीपी रेशियो है। तो भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर, और उसने जो चेतावनी भी आईएमएफ ने दी है वो ये दी कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरा परफॉर्म करे तब जाकर किसी प्रकार का डेट जीडीपी का कोई रेशियो को लेकर प्रॉब्लम होगी। जबकि वही आईएमएफ कह रहा है कि भारत अगले 5 वर्षों तक 6% के एवरेज ग्रोथ रेट से नीचे नहीं आएगा, उसका ग्रोथ रेट 6% होगा, जो दुनिया का सर्वोत्तम ग्रोथ रेट है, ये हर कोई जान रहा है। और उसका परिणाम है कि आज जो है हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम हैट्रिक मारेंगे तब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक मुद्दा इन्होंने बेरोजगारी पर उठाया, उस पर भी आपको आंकड़ा देता हूं। एनएसएसओ का आंकड़ा है कि 1991 में उदारवाद से लेकर 2013-14 जो है आखिरी वर्ष संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल का था, तब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुल रोजगारों का सृजन 6.1 करोड़ हुआ था। जबकि अभी ईपीएफओ का आंकड़ा जो एसबीआई ने बताया है उसके अनुसार जो है पिछले 3 वर्षों में 4.98 करोड़ लोग जो हैं वो ईपीएफओ में नए रजिस्टर हुए हैं। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जब तक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट तभी करेगा जब उसको किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखेगा, यानी सबसे जो है प्रामाणिक आंकड़े हैं। तो 5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार 3 वर्षों में प्राप्त होता है। हम मुद्रा लोन के तहत 41 करोड़ लोगों को हम मुद्रा लोन देते हैं, उसमें से 21% पहली बार जो उद्यमिता में आए हैं ऐसे लोगों को लोन देते हैं। हम सिर्फ 21% का ही रोजगार सृजन की बात मान लें तो 8 करोड़ होते हैं। हम दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, स्वाभाविक रोजगार का सृजन हुआ है। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे क्रमांक पे आ गए हैं, स्वाभाविक रोजगार सृजन हुआ है। सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट 2014 तक जितने बने थे उसके 2 गुने से अधिक एयरपोर्ट्स भारत में बन गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार का सृजन भी हमने किया। तीसरी बात आती है महंगाई की, बार बार बात की जाती है। 2004 से 2014 के बीच जो है जब बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था, जब फ्रेजाइल 5 जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशासन के कार्यकाल में, तो उस समय जो है एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट था वो 10% था। और कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी पिछले 10 वर्षों में यहां का इन्फ्लेशन रेट एवरेज 5% है। तो 5 ज्यादा महंगा होता है कि 10 ज्यादा महंगा होता है, सहजता से कोई भी समझ सकता। और जिस तरह की जनकल्याणकारी नीतियां हुई हैं, 50 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना, 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराना, 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल की योजना पहुंचाना, 11 करोड़ लोगों को जो है उज्ज्वला योजना का कवर देना, 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय का निर्माण, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त मकान, और जो है तमाम किसानों के प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, किसान सम्मान योजना के तहत उनके अकाउंट में पैसे देना। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य हुआ है। इसके कारण, और आप मुझे बता दीजिए कितने मकान जो है 60 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने दे दिए, कितने लोगों को मुफ्त का राशन उपलब्ध करा दिया, कितने लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए। जरा कुछ आंकड़े इस तरह के अगर कांग्रेस के शासनकाल के भी हो तो वो सामने ला सकते हैं। और जनता तो जानती है ना कि उसका कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास, उसको भी विकास की दौड़ में ले जाने का प्रयास शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हुआ है नहीं, जनता तो जानती है। इसलिए जनता जो है जनादेश हमारे समर्थन में देती है। ये 3 राज्यों में अभी भी सिद्ध हुआ है। जो 2 राज्यों की पराजय की बात बार बार राजीव रंजन जी कर रहे थे, भाई तेलंगाना में हमारी 1 सीट थी, 8 सीट हो गई है। इसको अगर आप पराजय समझ रहे हैं तो भ्रम में जी है। मिजोरम में हमारी 1 सीट थी, 2 सीट हो गई है। ये दोनों राज्य हमारे पास थे नहीं। जिन राज्य 5 में से 5 राज्य आ रहे थे
उसमें से 3 राज्य इस बार हम जीते हैं, तो साफ तौर पर जनता का, जनादेश का संकेत साफ है। फिर भी अगर कोई जो है दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ना चाहता तो मुबारक है उसको। तो इसको बिल्कुल प्रेम जी इसी तरह से लिया जाए। हिमाचल कांग्रेस जीती थी, तेलंगाना जीत लिया है, कर्नाटक पहले जीत चुकी है, तो वहां भी आप स्वीकार कीजिए कि हमारी पराजय हुई है। आगे आपसे इस बारे में बात करेंगे। सुरेंद्र जी, देखिए, हम जो बात हमने प्रेम जी से कही थी वही हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर। भाई, आपकी तो बड़ी अच्छी योजनाएं थी ना छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। 25 लाख रुपए का जीवन बीमा कौन देता है? 500 रुपए का सिलेंडर कौन देता है? आप तो दे रहे थे, लेकिन फिर भी विश्वास आप पर नहीं किया ना। अब यहां पर आप थोड़ा सा वोट परसेंटेज को अलग कर दीजिए। प्रेम जी ने कहा कि इतनी सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे, इतना हमारा परसेंटेज था। कोई मतलब नहीं है अगर आप जीते नहीं तो कोई मतलब आपका नहीं है ना सुरेंद्र जी। अगर आप जीते नहीं तो सर क्यों ऐसा होता है कि जनता के बीच आप तो एक नहीं बता पाते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है और केंद्र सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है? विश्वास तो फिर से नरेंद्र मोदी पे ही जनता करती है, क्यों? वो कहते हैं ना सर कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। किसान की आय को दुगना करने की जगह किसान के कर्ज को और खर्च को 3 गुना करने वाले लोग आज की डेट में हमें बता रहे हैं। अच्छी बात है, बताएं, कुछ चुनाव ये जीते, कुछ चुनाव हम जीते। एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को भी, अजय कुमार जी को, राजनीति जो है ना वो अंक गणित से नहीं चलती, राजनीति रसायन से चलती है। अगर अंक गणित से चल रही होती राजनीति तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, बगैर लड़े चुनाव जीत जाए। भाई, आप एक चीज देखिए कि राजनीति के अंक गणित और रसायन शास्त्र का एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का मैं दे देता हूं। घोसी में प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार केंद्र में है। घोसी का चुनाव हुआ, इन्होंने दारा सिंह को सपा से डिफेक्ट करा करके अपने यहां से चुनाव लड़ाया और एक साधारण से कार्यकर्ता सुधाकर सिंह ने 40,000 से ऊपर की पटकनी दे दी, क्योंकि राजनीति रसायन शास्त्र का काम है। आप इस चीज को समझिए। उसी तरीके से मध्य प्रदेश पिछली बार हम हारे थे, हम जीते थे, केंद्र हम हारे। राजस्थान की बात है, कई बार हमारी योजनाएं होती हैं, जनता को नहीं पसंद आई या जनता ने उस तरीके से रिस्पांस नहीं किया, चुनाव हार गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि केंद्र का चुनाव हम नहीं जीतेंगे। सच बात है, केंद्र का चुनाव मुद्दों पर होगा, केंद्र का चुनाव भरमाने वाली स्थिति पर नहीं होगा। आप आज की डेट में भरमाने की बात करते हैं, हर चीज पे भरमाने की बात करते हैं। भाई, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, 1760 करोड़ का बजट हमने 1952 में लिया था और 34 लाख करोड़ का आपको करके दिया। क्या ये आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा? IIM हमने बनाई, IIT हमने बनाई, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हमने किए, दुग्ध क्रांति हमने की, हरित क्रांति हमने की, बैंकों का नेशनलाइजेशन हमने किया, जिन बैंकों को आप बेच रहे हो। 100 से ज्यादा PSU, 160 से ज्यादा PSU हमने बनाए, जिनको बेच बेच करके आप अपना खर्च और कर्ज चला रहे हो। आज की डेट में राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया, हमने कंप्यूटर क्रांति हमने दी, पंचायती राज की व्यवस्था हमने दी। जिस आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, जिन योजनाओं की आप बात करते हैं, उन योजनाओं का आधार हमने रखा। सड़क का निर्माण हमने किया, रेल का निर्माण हमने किया। उन रेल के निर्माण और सड़क के निर्माण की नींव पर आप आए और आपने रंगा पोता और उसमें बिजली के बल्ब लगा दिए, तो आप कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान की तरक्की आपने कर दी। तो मेरे ख्याल से जनता हर चीज को देखेगी। जनता आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी देख रही है। जनता आप जिस तरीके से पैक करके मोदी जी का आप काम कर रहे हैं वो भी देख रही है। आने वाले समय में आप बेरोजगारी की बात करते हैं, पुराने EPFO, नए EPFO। अरे भाई, आज की डेट में बताइए ना कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है दुनिया में 143वें नंबर की क्यों है? आप अर्थव्यवस्था की तो बात करते जा रहे हैं, 143वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, उस पर आपका जवाब 0 है। और अभी जो अजय कुमार जी कह रहे थे कि साहब हमें तो 1% चाहिए, हमें तो 2%, अरे भाई आप 100% ले लीजिए, हम कहां रोक रहे हैं? हम लोग के जवाब आज की डेट में पहले तो मुझे ये नहीं पता अजय कुमार जी चाचा वाले LJP के हैं,
चाचा वाली एलजेपी में है कि भतीजे वाली एलजेपी में है। जिस एलजेपी का ये नहीं पता कौन सी व्यंग्य नहीं, वो बिहार में आकर के बात जी नहीं, कोई कटाक्ष या व्यंग्य नहीं, सिर्फ अपनी बात कीजिए। नहीं, तो हमने व्यंग्य में हमने कोई लोअर नहीं किया। नहीं, लोअर नहीं, क्यों? अपन देखिए ना, इतना बढ़िया मौका मिला आपको, चुनाव नेशनल टेलीविजन पर आपको मौका मिला, अपनी बात रखिए आप। जी, आने वाला चुनाव सईद भाई मोदी पर नहीं, मुद्दों पर होगा, और मुद्दे 1000 हैं जनता के सामने। आप अगर कहते हो कि अग्निवीर की योजना अच्छी है तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। आप कहते हो बेरोजगारी नहीं है, आपको आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। आप कहते हो महंगाई नहीं है, आप महंगाई के आंकड़े 2004 से 2014 के को गलत तरीके से उद्धृत करके आप देना चाहते हो, दो आप। जनता तो देख रही है ना कि 395 रुपए का सिलेंडर जो है आज 1200 रुपए में है। जनता तो देख रही है ना कि 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में है। अब श्रीगंगानगर में पेट्रोल महंगा नहीं होगा प्रेम शुक्ला जी। अब आपने क्या नाम, अब तो वो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता हो गया होगा ना, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार आ गई। सुरेंद्र जी, तो मैं आपसे दो चीजें बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जनता के सामने बेरोजगारी भी मुद्दा है, अग्निवीर भी मुद्दा है, चीन की समस्या भी मुद्दा है, क्या नाम कश्मीर का आतंकवाद भी मुद्दा है, कश्मीर के पंडितों का विस्थापन भी मुद्दा है। सब चीजें जनता पूछेगी और विपक्ष एकजुट होकर के आपके ऊपर प्रहार करेगा और चुनाव नहीं जीतने देगा। राजीव रंजन जी, क्योंकि आप सुरेंद्र जी के साथी के तौर पर ही हैं यहां पर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो भी बातें सुरेंद्र जी यहां पर कह रहे हैं वो जनता को समझ में क्यों नहीं आती है, और क्या आप विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को अलग मानते हैं? वहां जनता का, देश की जनता का, हम लोगों का माइंडसेट अलग होता है, मानते हैं आप? और कैसे साथ मिलकर लड़ेंगे? अभी तक तो कोई भी सहमति आप लोगों में नहीं बन पाई है। सर 2 मिनट में समाप्त कर दीजिएगा क्योंकि समय कम है, अजय जी के पास भी जाना है। देखिए, हर चुनाव नया चुनाव होता है, मुद्दे अहम जरूर होंगे, और जब भी 2019 ठीक है विश्लेषण के लिए एक आपको दिशा मिलती है, लेकिन 19 के जो आंकड़े थे उसमें पुलवामा की सहानुभूति का बहुत बड़ा असर था, और हम उसको प्रतिशत में तो आंकना मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझता हूं एक बड़ी जीत दिलाने में पुलवामा की सहानुभूति लहर का बड़ा योगदान था। पुलवामा का सच अब लोग जानते हैं, और जमीनी सच्चाई क्या है। देखिए, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थित प्रबंधन और उनका एक सांगठनिक ढांचा है, लेकिन देश के अनेक राज्यों में उनके पास पर्याप्त आधार नहीं है और उनके साथी कमजोर हैं। जनता दल यूनाइटेड समेत इंडिया के पास अनुभवी नेताओं की एक लंबी पाथ है, अनेक कार्यकाल उन्होंने अपने अपने राज्य में पूरे किए हैं। अगर विपक्ष में है तो विपक्ष के बड़े कद्दावर नेता है। ठीक है, बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ। राजीव जी, और हमारे पास एक जो कुछ भी इनकी असफलताएं हैं, हम उनको बेहतर कैसे कर पाएंगे, जनता के पास एक वैकल्पिक स्वरूप भी लेकर के हम जाएंगे। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था के जो काले सच को और हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल, इनको लेकर जब हम जाएंगे तो फर्क दिखेगा और उसका लाभ मिलेगा। ठीक है सर, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको पूरी बात नहीं करने दी, जल्दी रोक दिया, समय की कमी है। लेकिन यही बात है राजीव जी, जो आप कह रहे हैं ना कि जनता को समझाने ही वाली बात तो, और हम भी लगातार शुरू से यही बात कह रहे हैं, सुरेंद्र जी को भी बता रहे हैं कि जनता को आप समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छा काम करके भी आप जनता को नहीं समझा पा रहे हो। जनता बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी पे भरोसा कर रही है। अजय जी, कोई व्यंग नहीं, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं, आप बढ़िया व्यंग करते हैं। सीधी सीधी बात हम आपसे ये समझना चाहते हैं, समय कम है, क्या 14 और 19 की तरह सर अगला 24 का चुनाव भी आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेंगे? मोदी मैजिक अभी भी चल रहा है। सुरेंद्र जी के अनुसार जो सूर्य अस्त हो रहा है मोदी का, वो नहीं है, अभी भी उदय ही हो रहा है और चमक रहा है, तेज हो रहा है। या आप मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे टक्कर देंगे? नहीं, हमारे नेता भी स्पष्ट हैं, हमारी नीति भी स्पष्ट है, और हमारा संगठन भी स्पष्ट है, और हमारा गठबंधन भी स्पष्ट है। ये जो आपने यहाँ सुना, हम करेंगे, अरे चुनाव कल सर पे आ खड़ा हुआ है। अभी आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, और जो आपने बात कही, नहीं अपनी बात माना, माना छीन गया अहले जवानी तो क्या गम है,
छीन गया अहले जवानी तो क्या गम है। हम भी आज भी हम यादों पे हुकूमत कर रहे हैं, तो इस यादों की नगरी से सुरेंद्र जी एक शेर के साथ ही खत्म करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बात पूरी कीजिए जी। इस यादों की हुकूमत से बाहर आकर कि हमने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, हमने एम्स बनाया। लेकिन अजय जी आपको और प्रेम जी को भी तो बाहर आना चाहिए। नेहरू ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, उनकी विरासत ये है, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आप भी तो बताइए हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे। हमने बताया, हमने गिनवाया हम क्या कर रहे हैं, और हम लास्ट में हम तो अपना किया ही बता रहे हैं। कहा आप। अच्छा सर रोक रहा हूँ सर अजय जी अगर आप आज्ञा दें तो बहुत शानदार शेर आपने सुनाया था। सुरेंद्र जी समाप्त कर दीजिए एक शेर के साथ, सिर्फ शेर, कोई बात नहीं दूसरी। सईद भाई कहते ना कि कुछ लोग तो, हाँ मैं सिर्फ शेर सुना रहा हूं। कहते हैं ना कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत्री, राजीव रंजन जी, अजय कुमार जी, बहुत धन्यवाद दंगल में सम्मिलित होने के लिए और अपनी अपनी राय यहां पर रखने के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।